आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 196। फायर फिनिक्स को अपनी ओर आते देखकर उस आदमी ने तुरंत अपना स्फीयर एक्टिवेट कर दिया और उस फायर फिनिक्स को ब्लॉक कर दिया। बकवास स्किल, उस आदमी ने ऋतिक पर व्यंग्य किया। फायर से बचने के बाद उसके शरीर के चारों ओर का अफवाह फिर से गायब हो गया। फिर वो अपनी सेवा से ऋतिक पर हमला करना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय ऋतिक पहले से ही डार्क एज भाला पकड़कर उसकी ओर निशाना साध रहा था। भाले की तेज नोक उसकी गर्दन में वार करने वाली थी। इस नजारा को देखकर उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपने हाथ में मौजूद सेवा से ऋतिक के भाले के अलग झटक दिया। जब ऋतिक का डार्क एज भाला हवा में लहरा रहा था तो सेवा ऋतिक के सिर के ऊपर से उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। भाड़ में जाओ, वो आदमी दहाड़ा और जैसे ही सेवा ऋतिक के सर से टकराए, ऋतिक का शरीर बीच में से आधा काट गया। लड़के, तुम सिर्फ रैंक 5 के वॉरियर हो, तुम रैंक 7 के वॉरियर की बराबरी कैसे कर सकते हो? ऋतिक के शरीर में आधा काटने के बाद उस आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी और अगले ही पल उसके हाव भाव बदल गए। पिंग, धीमी आवाज के साथ एक भाला पीछे से उसके शरीर में घुस गया। किसने कहा कि तुमने मुझे मार डाला? ऋतिक ने अपने हाथ में डार्क एज भाला लेकर कहा और वो भाला उस वॉरियर के शरीर में घुस गया था। वो आदमी शॉक के मारे फ्रीज हो गया और जब उसने नीचे देखा तो डार्क एज भाले का सिर पहले से ही उसके पर दिखाई दे चुका था। ये देखकर उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। डार्क एज भाला वास्तव में उसके कॉम्बैट सूट को डैमेज कर सकता था। ये अचानक से मेरा भाला इतना खतरनाक कैसे हो गया? अभी अभी मैंने इसे लेक के पानी में डुबोया था और शायद इसी वजह से यह इस आदमी के आर्मोर को भेद गया होगा। ऐसा लग रहा था कि ऋतिक को पता चल गया था कि वो क्या सोच रहा था और उसने मन ही मन कहा। अभी अभी ऋतिक ने देखा था कि लेक में मरने वाले उन वॉरियर्स की लाश नष्ट हो गई थी, इसलिए वो जानता था कि यह लेक का पानी उस आर्मोर को भी आसानी से डैमेज कर सकता था। हालांकि डार्क एज भाला एस्टेरॉइड से बना था, इसलिए उस लेक के पानी का भाले के शरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था और क्योंकि भाले का सिरा इस अजीब लेक के पानी में डूबा हुआ था, यह उसके शरीर से गुजरने से पहले उसके कॉम्बैट सूट को आसानी से छेद देता था। तुम मारोगे, तुम जरूर मारोगे, वो आदमी इस समय ऋतिक पर चिल्लाया और वो संघर्ष करना चाहता था। वाकई वॉरियर्स की तुलना में तुम काफी बेवकूफ हो, ऋतिक ने उस पर व्यंग्य किया। अगले ही पल उसके शरीर से सोर्स एनर्जी निकलने लगी जिसने डार्क एज भाले को कवर कर लिया और भला तुरंत रेड लोड्स फायर की आग के साथ जलने लगा। उस आदमी के सीने में अभी भी डार्क एज भाला घुसा हुआ था। रेड लोड्स फायर की तपन के कारण वो वॉरियर्स दर्द से करहा रहा था। वो उस भाले को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इस समय उसने अपने मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर तुरंत कमजोर हो गया और वो अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। यह नजारा देखकर ऋतिक ने एक राहत की सांस ली। इस आदमी ने सोचा था कि ऋतिक केवल रैंक 5 का वॉरियर था और वो इससे और ज्यादा लापरवाह हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक के पास मिरर इमेज स्किल होगी। डिंग, रैंक 7 का वॉरियर मारा गया। आपने 200 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। केवल 200 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स। उस नोटिफिकेशन को सुनकर ऋतिक ने अपना मुंह बना लिया। जब उसने राजवीर आहूजा को मारा था तो उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे। इस समय ऋतिक ने मुड़कर देखा कि जिस वॉरियर को उसने मारा था उसके पीछे एक वॉरियर था जिसे रक्षित मदान ने निपटा दिया था। बूम! लेकिन ठीक उसी समय वहां पर मौजूद एक वॉरियर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने रक्षित मदान पर हमला करने के लिए एक पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया। अगले ही पल जमीन से जोर की आवाज आई और वो बुरी तरह हिलने लगी। देखते ही देखते जमीन पर घनी धूल का बादल छा गया। उस लड़के की वजह से आज आइस लोड्स फायर हमारे हाथों से निकल गया, कुछ वॉरियर्स ने गुस्से के साथ ऋतिक की ओर देखते हुए कहा। लेकिन जैसे जैसे मोटी धूल धीरे धीरे छंटती जा रही थी, रक्षित मदान अभी भी वहाँ बीच में खड़ा था, लेकिन वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसके पैरों के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया था। तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो,
रक्षित मदान ने उन वॉरियर्स की ओर नजरें करते हुए चेहरे पर बेरहमी भरी स्माइल के साथ कहा। उसकी आंखों में इस समय डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी। ये कुछ ऐसा था मानो भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा ही। ऋतिक को भी इस समय काफी अजीब लग रहा था। उसे हमेशा रक्षित मदान के पास से एक बहुत ही पावरफुल आभा महसूस होती रहती थी। अब इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि परी ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? इस समय रक्षित मदान को सही सलामत देखकर सभी वॉरियर शॉक्ड रह गए। वे सभी रैंक 7 के वॉरियर थे और उन्होंने अपने स्किल को जारी करने के लिए एक साथ काम किया था। ये चौंकाने वाली बात थी कि उन्होंने रक्षित मदान को सीधे नहीं मारा था, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि रक्षित मदान को कोई चोट नहीं लगी थी। ऋतिक, जरा मुझे परी का खंजर दो। रक्षित मदान ने अपने पीछे देखा और ऋतिक से कहा। उसकी बात पर ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया और उसने तुरंत उसकी ओर परी का खंजर फेंक दिया। रक्षित मदान ने तुरंत उस खंजर को पकड़ लिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी स्माइल आ गई। मैंने काफी लंबे समय से खून की होली नहीं खेली है। रक्षित मदान की आंखें इस समय एक्साइटमेंट से भरी थी और उसके शरीर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसके शरीर की वॉन्स बदल रही थी। ऋतिक ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। इस शॉकिंग नज़ारे से ऋतिक दंग रह गया था। यहाँ तक कि रैंक 7 के वॉरियर भी इस समय शॉक के मारे फ्रीज हो गए थे। यह आदमी यह इस तरह की टेक्निक भी जानता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ वॉरियर्स को समझ आ गया था कि वहाँ पर क्या हो रहा थे और उनके शरीर कांपने लग गए थे। उन अजीब कर्कश आवाजों के बाद रक्षित मदान का शरीर लगभग 1.7 मीटर से बढ़कर 1.8 मीटर हो गया था और यहाँ तक कि उसके बाल भी लंबे हो रहे थे। अब वो एक बहुत सी हैंडसम बंदा नजर आ रहा था। काफी टाइम हो गया जब मैंने अपनी असली पावर का इस्तेमाल किया है। रक्षित मदान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल का इस्तेमाल किया और वो ये देखकर और ज्यादा शॉक्ड रह गया कि सुपर आई स्किल उसकी पावर को एग्जामिन करने में नाकामयाब था। इस चीज का साफ मतलब था कि रक्षित मदान की पावर रैंक 8 से ऊपर की थी। इस ख्याल के दिमाग में आते ही ऋतिक और भी ज्यादा सदमे में चला गया था। रक्षित मदान के शरीर से अजीब आवाजें अब गायब हो गई थी और उसकी हड्डियां अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आ गई। तुम कौन हो? एक वॉरियर ने रक्षित मदान को घूर कर देखा और आपकी कांपती हुई आवाज में सवाल किया। रक्षित मदान की प्रेजेंट पावर वास्तव में भयानक थी। उसे देखकर कोई भी उसकी पावरफुल आभा को एक्सपीरियंस कर सकता था। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। रक्षित मदान ने उस आदमी की ओर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। वो कहा जाए, जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि इस समय ऋतिक को पता चला कि रक्षित मदान अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया था। जब वो अभी भी वॉरियर्स सदमे में थे तो उन्हें अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वो लोग तुरंत पीछे पलटकर देखने लगे और स्विश 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 हवा में ब्लेड के कटने की आवाजें आ रही थीं और रक्षित मदान की आकृति देखने से पहले ही एक वॉरियर को अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसकी गर्दन ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर खून के कई दाग दिखाई देने लगे। एक धीमी आवाज के साथ उस वॉरियर का शरीर एक ही पल में कई टुकड़ों में बंट गया। पूरा मंजर बेहद खूनी लग रहा था। ऋतिक की आंखें शॉक में बड़ी हो गईं। उस वॉरियर के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया था और इस नज़ारे को देखने से ऋतिक को उबकाई आ रही थी। क्या तुम लोगों के पास इतनी पावर है? रक्षित मदान ने बाकी वॉरियर्स को घूरते हुए कहा। जब बाकी वॉरियर्स ने यह नज़ारा देखा तो वे चौंक गए और डर से कांप गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने दांत पीस लिए और रक्षित मदान पर हमला कर दिया। वे सभी जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंत में वे मर जाएंगे और उनके पास रक्षित मदान से लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऋतिक अभी भी रक्षित मदान की भयानक स्किल से काफी ज्यादा हैरान था और तभी उसे अचानक से कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर घुमा गया। डंग! अगले ही पल भाला किसी मेटल की चीज से जा टकराया और जब ऋतिक पीछे मुड़ा तो उसे देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सेवल लिए हुए था जो परी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था।
परी आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी और इस आदम के हमले का कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये तुम हो? ऋतिक ने उस आदमी के हमले को रोकने के बाद उस आदमी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। ये वॉरियर वही आखिरी वॉरियर था जो लेक के तल पर जिंदा बचा था। ऋतिक और परी उसे मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ से भाग जाएगा। वो आदमी परी को अपनी सेवा से मारना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या उसे आइस लोड्स फायर मिल सकता था जिसे उसने निगल लिया था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक उसे रोक देगा। इससे वो सचमुच काफी बेज़्ज़दा हो गया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी सेवा को जोर से घुमाया और ऋतिक के डार्क एज भाले को दूर धकेलते हुए वो परी के शरीर पर फिर से हमला करने लगा। डांग डांग डांग। लेकिन ऋतिक के हाथ में मौजूद डार्क एज भाले ने एक बार फिर उसके हमले को रोक दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऋतिक के बार बार अपने हमले को रोके जाने से उस आदमी के चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा। इस समय उसने अपने हाथ में सेवा को लहराया और ऋतिक पर तेजी से हमला कर दिया। उस आदमी पर ऋतिक और परी ने लेक के ताल पर हमला किया था, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया था। भले ही वो एक रैंक 7 का वॉरियर हो, लेकिन इस तरह की घायल अवस्था में उसकी पावर ज्यादा असरदार नहीं थी। स्विश स्विश स्विश। उसके हमलों से बचते हुए ऋतिक ने उस पर पलटवार कर दिया। उस लड़ाई के दौरान उस वॉरियर की सेवा ऋतिक पर हमला करने में विफल हो रही थी। अर्थ शैटरिंग डिवाइन स्लैश। फिलहाल वो वॉरियर ऋतिक से उलझना नहीं चाहता था और अगले ही पल उसके हाव भाव अचानक से बदल गए और उसके हाथों ने उसकी सेवा को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही एक जोरदार पावर बर्स्ट हुई, उस आदमी की सेवा से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। तभी उस सेवा से एक विशाल और भयानक पावर निकली और वो सीधे ऋतिक की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने सीधे ऋतिक के शरीर पर वार किया, एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। भले ही ऋतिक ने अपने डार्क एज भाले सेब से हमले को रोक दिया था, लेकिन इस आदमी की स्किल की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इस समय उसने ऋतिक के शरीर और डार्क एज भाले को आधा काट दिया था। भाड़ में जाओ बच्चे। जब उस वॉरियर ने ऋतिक को आधा कटा हुआ देखा तो उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा भयानक हो गए। उसके चेहरे पर इस समय सुकून के भाव आ गए थे। नहीं, ये सही नहीं है, अभी कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसने ऋतिक के शरीर को आधा काट दिया था, लेकिन उसके शरीर से कोई खून नहीं निकला था। फिर उसने देखा कि ऋतिक, जो आधा कटा हुआ था, एक पल में धुएं में बदल गया था। स्विश। उस आदमी के कान बेहद तेज थे और अगले ही पल उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो तुरंत तेजी से पीछे घूम गया और तभी उसने एक ठंडी रोशनी अपनी ओर आती हुई देखी। लेकिन आखिरकार वो एक रैंक 7 का वॉरियर था जिसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। इस पल एक भाला उसके शरीर के साइड से होकर चला गया और वो उससे बच गया। ये देखकर ऋतिक के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। ऋतिक पहले ही 2 बार मिरर इमेज का यूज कर चुकी था, इसलिए यह आखिरी बार था। ऋतिक ने मिरर इमेज का इस्तेमाल करने और उस पर पीछे से हमला करने के लिए उसे सीधे जान से मारने की प्लान किया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इससे बच पाएगा, जिसने ऋतिक को वास्तव में सरप्राइज कर दिया था। और इस समय वो न केवल इससे बच गया था, बल्कि उसने ऋतिक पर भी पलटवार कर दिया था। डांग। ऋतिक के हाथ में मौजूद डार्क एज भाला तेजी से आगे बढ़ा और वो सीधे उसकी सेवा से टकरा गया, जिससे एक तेज आवाज निकली। कब तक मेरे हमलों को रोकने रहोगे? उस वॉरियर ने ऋतिक को नीची नजरों से देखा और कहा। इतना कहने के साथ ही उसने ऋतिक पर बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। डांग डांग डांग। वो ऋतिक पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। ऋतिक साफ साफ सेवा के हमले से आने वाली जबरदस्त ताकत को महसूस कर सकता था और डार्क एज भाले को पकड़ते समय उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। निश्चित रूप से उसकी ताकत और रैंक 7 के वॉरियर के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर था, जिसे ऋतिक को फिलहाल कम करने की जरूरत थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 197। उस आदमी ने अपनी सेवा पकड़ रखी थी और वो ऋतिक पर फिर से हमला करने वाला था।
ऋतिक ने यह नजारा देखा और उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। अगर उसे वो वार लगता तो वो जरूर मारा जाता। ऋतिक के पास अब रिएक्ट करने का ज्यादा समय नहीं बचा था। उस वॉरियर्स की सेवा से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जो किसी एस्टेरॉइड की तरह तेजी से ऋतिक पर हमला कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऋतिक जरूर उस सेवा से घायल हो सकता था। जैसे ही ऋतिक उस वार को चकमा देने वाला था, उसके सामने एक काली आकृति दिखाई दी। डांग, एक तेज की आवाज निकली और वो वॉरियर सेवा समेत दूर हवा में उड़ गया। इस समय ऋतिक ने उस आकृति को देखा जो उसके सामने दिखाई दी थी, रक्षित मदान। जब ऋतिक ने उसे देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि रक्षित मदान पहले से ही हाथ में सिल्वर खंजर लेकर उसके सामने खड़ा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह रक्षित मदान ही था जो अभी अभी अचानक से वहां पर प्रकट हुआ था और उसने उस वॉरियर की सेवा पर वार करने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया था। और इस समय ऋतिक ने आगे देखा और महसूस किया कि सभी वॉरियर मारे गए थे। पूरी जमीन पर कटे हुए ऑर्गन्स पड़े हुए थे। यह आदमी बहुत डरावना है। ऋतिक ने यह नजारा देखा और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे सभी लोग हाई रैंक के वॉरियर थे, यहाँ तक कि एक से निपटना भी उसके लिए पहले से ही बहुत कठिन था, लेकिन रक्षित मदान वास्तव में उन सभी से इतनी आसानी से निपट गया था। इस विचार के साथ ऋतिक को अपनी पीठ में ठंडक महसूस होने लगी। तुम वास्तव में कौन हो? रक्षित मदान के द्वारा उस वॉरियर की सेवा को गिरा दिए जाने के बाद ऋतिक ने उसकी ओर देखा और सवाल किया। उसकी आंखों में असमंजस था। रक्षित मदान की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। ऋतिक के कुछ भी ध्यान देने से पहले ही उसने वॉरियर की सेवा को गिरा दिया था। तुम बहुत बकवास करते हो। रक्षित मदान ने ऋतिक के सवाल को इग्नोर कर उस आदमी की ओर देखा और कहा। इस समय ऋतिक ने रक्षित मदान के हाथ में सिल्वर खंजर को देखा। जब उसने उसे करीब से देखा तो उसने पाया कि यह बड़ी मात्रा में ब्लैक सोर्स की पावर की से ढका हुआ था, जो लगातार बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस आदमी की सोर्स पावर का रंग काला क्यों है? ऋतिक ने इस नजारा को देखा और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। तुम तो गए लड़के। हालांकि वो वॉरियर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने अचानक से दहाड़ लगाई और अपना दाहिना हाथ अपने बगल की ओर बढ़ा दिया। रक्षित मदान द्वारा अभी अभी गिराई गई उसकी सेवा सीधे उस वॉरियर के हाथों में चली गई। इस समय उसने सेवा कड़कर पकड़ ली और सीधे रक्षित मदान पर हमला कर दिया। डांग, जब रक्षित मदान ने यह नजारा देखा तो वो घबराया नहीं। एक स्विच के साथ वो एक बार फिर गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? वो वॉरियर मूल रूप से रक्षित मदान के शरीर को आधा काटना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय रक्षित मदान गायब हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपने होश में आता, उसकी गर्दन पर खून का निशान दिखाई देने लगा। तुम? उस आदमी ने अपना मुंह पूरा खोला और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, और तभी उसका पूरा सिर सीधे जमीन पर गिर गया। एक कमजोर वॉरियर। रक्षित मदान ने जमीन पर पड़ी लाश को देखते हुए बेरहमी के साथ कहा। जब उसने ये कहा तो वो ऋतिक की ओर देखने लगा। ऋतिक को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी जहरीले सांप ने उसे घूर लिया हो और उसे ठंड लग रही हो। इस समय ऋतिक ने अवचेतन रूप से डार्क एज भाले को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और रक्षित मदान को घूर कर देखने लगा। खतरनाक, यह आदमी बहुत खतरनाक था और वो नहीं जानता था कि रक्षित मदान क्या करना चाह रहा था। फ्यूरी स्किल पहले से ही एक्टिवेट थी और अब उसके लगभग 2 मिनट का समय था। रक्षित मदान ने ऋतिक को देखा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। ऋतिक को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसे पास आते देख उसने डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया। वो किसी भी समय रक्षित मदान पर हमला करने के लिए तैयार था। रक्षित मदान अब भी पहले से थोड़ा अलग दिख रहा था। वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन अभी उसकी चालें वास्तव में डरावनी थीं। स्विश,
जब रक्षित मदान ऋतिक के करीब पहुंचने वाला था कि उसका शरीर थोड़ा सा मूव हुआ और वो तेजी से उसकी ओर आने लगा। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो उसके हाथ में मौजूद डार्क एज भाले ने सीधे उस पर हमला कर दिया। ऋतिक की रिएक्शन की स्पीड चरम पर पहुंच गई थी। डांग डांग डांग, डार्क एज भाला लगातार वार करता रहा, फिर रक्षित मदान के हाथ में मौजूद खंजर से टकराया, जिससे एक आवाज गूंजने लगी। इस समय ऋतिक की आंखें सदमे से भरी थीं। इस आदमी के हाथ में केवल खंजर था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा भयानक ताकत थी। न केवल उसका खंजर बेहद तेज था, बल्कि उसकी स्पीड भी काफी फास्ट थी। ऋतिक ने अपने शरीर के एक तरफ पटक दिया और रक्षित मदान के हमले से बचने के बाद उसका शरीर आगे की ओर हो गया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। इस समय ऋतिक का भाला बेहद तेज स्पीड से सामने की ओर जाने लगा। अगले ही पल वो भाला बहुत सारी काली छायाओं में बदल गया और एक पल में दर्जनों भाले प्रकट हो गए। डांग डांग डांग। लेकिन जब रक्षित मदान ने यह नजारा देखा तो उसने उसके हमले को चकमा नहीं दिया और उसके हाथ में खंजर एक प्रेत की तरह था, जिसने ऋतिक के सभी हमलों को रोक दिया। स्विश। और अगले ही पल अपने शरीर की अचानक हरकत के साथ वो सामने की ओर दौड़ा और फिर ऋतिक के सामने आ गया। ऋतिक की आंखों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और जब वो हिलने ही वाला था तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक खंजर रखा हुआ था। तुम हार गए, रक्षित मदान ने ऋतिक को घूरते हुए कहा। ऋतिक को अपनी गर्दन पर आइसी ठंडी ब्लेड महसूस हो रही थी और उसका माइंड थोड़ी सुन्न हो गया था। अगर रक्षित मदान अपने हाथ में लिए खंजर पर बस हल्का सा फोर्स लगाता तो उसका सिर शायद अभी उन वॉरियरों की तरह जमीन पर गिर जाता। लेकिन अगले ही पल रक्षित मदान ने ऋतिक की गर्दन से खंजर हटा दिया। तुम मुझे मारने तो नहीं जा रहे हो? ऋतिक ने उसे घूरकर देखा और सवाल किया। तुम 10 सेकंड तक मेरे सामने टिके रहे, यह इतना भी बुरा नहीं था। रक्षित मदान ने ऋतिक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रक्षित मदान की आंखों में एक धधकता हुआ जुनून सवार था। उसे इतने दिलचस्प आदमी से मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा और बड़ा होने की जरूरत थी। इस समय उसने अपने बाल हिलाए और थोड़ा नाराज होकर कहा, अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो मेरी बहन मुझे नहीं छोड़ेगी। रक्षित मदान की बात सुनकर ऋतिक ने उसे अजीब तरह से देखा, फिर उसने अपनी आंखें परी की ओर घुमा ली। आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ओवरसर्व कर लेने के बाद परी की सिचुएशन अजीब हो गई थी। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था और ऋतिक उसकी स्किन पर आइस की एक पतली लेयर देख पा रहा था। क्या वो ठीक है? ऋतिक ने थोड़ा परेशान होते हुए मन ही मन कहा। वो फिलहाल ठीक है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। रक्षित मदान उसके पास आया और उसने ऋतिक से कहा, जबकि ऋतिक अभी भी सदमे में थी। मानो रक्षित मदान ने ऋतिक के विचारों को समझ लिया हो। उसने अपनी बात को कहना जारी रखा, वो अभी आइस लोड्स फायर को ओवरसर्व कर रही हैं, इसलिए वो फिलहाल नॉर्मल हैं। रक्षित मदान की सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। जैसे ही वो जमीन बैठा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर से सारी पावर निकल गई थी और वो कमजोर हो गया था। फ्यूरी का टाइम अभी अभी खत्म हुआ था और ऋतिक को बेहद थकान महसूस हो रही थी। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी ध्यान तकनीक को एक्टिवेट किया और अपने चारों ओर से एनर्जी को ओवरसर्व करना शुरू कर दिया। उसके आसपास की हवा में मौजूद एनर्जी की क्वालिटी ने ऋतिक को थोड़ा सरप्राइज कर दिया था। रोली ने ऋतिक के बैग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऋतिक के बगल में रक्षित मदान को देखकर वो तुरंत वापस लौट गया। कितना दिलचस्प लड़का है। रक्षित मदान दूसरी भी तरफ बैठ गया और उसने ऋतिक को देखते हुए अपनी कमर को सहारा दिया और खुद में बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो ये और ज्यादा मजेदार होगा। वही दूसरी ओर ऋतिक को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे घूर कर देखा जा रहा हो और उसका सिर सुन्ना होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और रक्षित मदान को पीछे मुड़कर देखने लगा।
रक्षित मदान ने ऋतिक को अपनी ओर देखते हुए देखा और स्माइल करने लगा। ऋतिक को महसूस हुआ कि उसकी पीठ में कपकपी महसूस हो रही थी और वो थोड़ा कांप रहा था। ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और इसके बजाय उसने अपनी ध्यान तकनीक पर ध्यान फोकस्ड कर लिया। मिनट और सेकंड्स बीतते गए और दोपहर का समय हो गया। आसमान भी अब थोड़ा गहरा होने लगा था। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि परी अभी भी उसी सिचुएशन में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ओवरसर्व कर रही थी। ऋतिक ये देखने में सक्षम था कि परी के चारों ओर की घास आइस की परत से ढकी हुई थी। उसके शरीर से असीम ठंडी क्यूई उत्सर्जित हो रही थी। लेकिन इस समय रक्षित मदान अचानक वहां से गायब हो गया था। वो कहाँ गया? इससे पहले कि ऋतिक कुछ आगे सोच पाता, उसने परी को कांपते हुए महसूस किया। परी, ऋतिक ने हल्की घबराहट के साथ चिल्लाते हुए परिंदे कहा। लेकिन परी की आंखें अभी भी बंद रहीं और उसकी आईब्रोज सिकुड़ने लगी थी। परी, तुम्हें क्या हुआ? उसकी सिचुएशन में बदलाव ने ऋतिक को शॉक कर दिया था। उसने परी को ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसे बुलाने के इरादे से अपना हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ भी आइस की एक लेयर से कवर हो गया और उसे अपने शरीर में एक तीव्र ठंडक महसूस होने लगी। ठंड, इतनी ठंड की मानो उसकी हड्डियां भी जम गई हों। ऋतिक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अगले ही पल आइस की परत धीरे धीरे गायब हो गई। परी के होठों से सफेद धुआं निकला और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे वो उस ठंडी ठंडी आभा को सहन करने में असमर्थ थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे तो परी की हालत बदतर होती जाएगी। ये देखकर ऋतिक थोड़ा चिंतित हो गया था। वो उसके करीब नहीं जा सकता था क्योंकि ऐसा करने से आइस की ले उसके शरीर को भी जमा देगी। क्या रेड लोड्स फायर आइस लोड्स फायर को न्यूट्रल कर सकती हैं? तभी अचानक से ऋतिक के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सोर्स पावर को अपने हाथ में जमा करने लगा। क्या रेड लोड्स फायर आइस लोड्स फायर को न्यूट्रल कर सकती हैं? तभी अचानक से ऋतिक के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सोर्स पावर को अपने हाथ में जमा करने लगा। वो अपनी रेड लोड्स फायर की मदद से परी के शरीर में गर्मी देना चाहता था, जिससे कि उसकी रिकवरी हो सके और वो आसानी से उस आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। अगले ही पल ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और अचानक से उसके हाथ पर आग जलने लगी। रेड लोड्स फायर की वजह से चारों ओर की हवा लाल हो गई थी। अगले ही पल परी के शरीर के चारों ओर की ठंडी आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। ऋतिक इस बदलाव से हैरान था। उसे नहीं पता था कि रेड लोड्स का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता था। अगर ऐसा था तो क्या आइस लोड्स फायर की एनर्जी को अलग अलग तरह से उसे कर सकते थे। फिलहाल ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और परी के शरीर को गर्म करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना जारी रखा। परी का कांपता शरीर धीमा होता दिख रहा था। रेड लोड्स फायर के प्रकट होने से आसपास का एरिया गर्म हो गया था और उसका रंग भी बहुत अच्छा हो गया था। ऋतिक उसके पास बैठा हुआ था और उसके शरीर को गर्म करने के लिए रेड लोड्स फायर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सोर्स पावर की खपत काफी ज्यादा तीव्र थी। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ऋतिक ने सभी जीन क्रिस्टल्स को बाहर निकाला और आग को बनाए रखते हुए उनकी एनर्जी को ओवरसर्व करने लगा। वो उन क्रिस्टल्स की एनर्जी को सोखकर उनसे अपनी खर्च हो रही एनर्जी की कमी को पूरा कर रहा था। मिनट और सेकंड्स बीतते गए और फिर रात आ गई। ऋतिक अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था और अगले ही पल हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह उसके लिए बहुत थका देने वाला था। रेड लोड्स की आग को उजागर करने के लिए सोर्स एनर्जी का यूज करने की सिचुएशन बहुत भयानक थी। फिलहाल उसके चारों ओर पारदर्शी जीन क्रिस्टल्स की चट्टानें बन गई थीं। जीन क्रिस्टल्स से भरा बैग पूरी तरह से ओवरसर्व हो गया था। जब वो हौंफ रहा था तब उसे कुछ महसूस हुआ और वो परी की ओर देखने लगा।
ऐसा लग रहा था कि परी जाग गई थी और उसे ही देख रही थी। जब ऋतिक ने उसे जागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशन आ गए। उसकी काफी सारी एनर्जी परी को एनर्जी देने में खर्च हो गई थी और अब जब परी होश में आ गई थी तो उसने एक राहत की सांस ली। उसने परी की ओर देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? ऋतिक की बात पर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसका रंग अच्छा नहीं था और उसका मूल रूप से सफेद चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसके शरीर से हल्की ठंडी आभा निकल रही थी जिससे ऋतिक को ठंड का एहसास हो रहा था। परी ने ऋतिक की ओर देखा। उसकी आंखों में सौम्यता का एक अंश था जो तुरंत ही गायब हो गया था। एक पल झिझकने के बाद उसने ऋतिक से कहा, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 198। परी ने हल्की झिझक के साथ ऋतिक को थैंक्स कहा और उसकी बात सुनकर ऋतिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। क्या कहा अभी तुमने? ऋतिक इस तरह चौंका जैसे कि उसने उसकी बातें ठीक से नहीं सुनी हों और अवचेतन रूप से सवाल किया। कुछ भी नहीं। ऋतिक का सवाल सुनकर परी ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। वो भी यह जानती थी कि ऋतिक बस उसके मजे ले रहा था। ऋतिक को यह अजीब नहीं लगा और उसने अब इस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, ओके, तो क्या तुमने आइस लोड्स की सारी फायर एनर्जी को ओवरसर्व करने का इंतजाम कर किया? रेड लाल लोड्स फायर की एनर्जी को ओवरसर्व करते समय ऋतिक लगभग मर ही गया था। अगर सिस्टम की उसे निगलने की क्षमता नहीं होती तो वो इतनी आसानी से सारी एनर्जी को ओवरसर्व नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा लगता था कि परी ने उसकी तुलना में इसे ज्यादा सहजता से किया था। परी आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ऋतिक के मुकाबले बेहतर तरीके के साथ ऑब्जर्व कर रही थी। बस थोड़ा सा और बाकी है, परी ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी दाहिनी हथेली पर लोड्स के रूप में एक सफेद फ्लेम बन गई। फ्लेम उसके हाथ पर नाच रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई गर्मी नहीं थी, बल्कि ठंडी आइस की आभा महसूस की जा सकती थी। इस ठंड के कारण ऋतिक कांपने लग गया था। ये चीज आग होते हुए भी इतनी ठंडी हो सकती है? ऋतिक ने अपना कंधा रगड़ा और जवाब दिया। इस बारे में सोचने के बाद ऋतिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सोर्स पावर को अपनी हथेली पर बुला लिया, जिससे उसकी हथेली पर रेड लोड्स फायर की लपटें उत्पन्न हो गई। उसकी फ्लेम की मौजूदगी ने तुरंत उसके आसपास के वातावरण को गर्म कर दिया। टकराना। जैसे ही दोनों आग उसकी हथेलियों पर दिखाई दी, दोनों लपटें बड़ी हो गईं और हर किसी को हैरान करते हुए एक तेज आवाज गूंज गई। ओह शिट! जब ऋतिक ने इस बदलाव को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपनी सोर्स पावर को वापस लेने लगा। परी ने भी तुरंत रिएक्ट किया और अपनी आइस लोड्स की आग को हटा दिया। ये सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक है। ऋतिक ठंडे पसीने से तरबतर हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब दो अलग अलग लपटें एक साथ दिखाई देंगी तो ऐसी घटना भी सामने आ सकती थी। आइस लोड्स फायर का इस्तेमाल करने के बाद परी के होंठ पीले पड़ गए थे, लेकिन जल्दी ही उसके रंग वापस से नॉर्मल हो गया। वो कहाँ पर है? परी ने चारों ओर देखा और ऋतिक से सवाल किया। ऋतिक को पता था कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आराम कर रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो वो चला गया था। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। हालांकि रक्षित मदान परी का बड़ा भाई था, लेकिन वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। वो बहुत खतरनाक हैं, कभी भी उनके पास मत जाना। परी ने सिर हिलाया और कहा, मेरी छोटी बहन, तुम अपने बड़े भाई के बारे में बुरा कैसे बोल सकती हो जब वो आसपास नहीं है? परी ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी ओर से एक परिचित आवाज आई। वे दोनों पीछे मुड़े और रक्षित मदान को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने परी और ऋतिक की ओर देखा और हल्की सी स्माइल पास की। चुप रहो। उसकी बातें सुनकर परी का चेहरा और भी ज्यादा बेरहम हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी स्वॉर्ड की ओर बढ़ाया और उसे बाहर निकाल लिया। उसने रक्षित मदान पर स्वॉर्ड तानते हुए भारी आवाज में कहा, अगर मेरे करीब आए तो जान से मार दूंगी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो।
रक्षित मदान ने उसकी हरकतें देखी और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे दोस्त के पास क्या क्या एबिलिटी मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारा दोस्त काफी स्ट्रॉन्ग है। रक्षित मदान ने ऋतिक की ओर देखा और आगे कहा, बच्चे, क्या तुम्हें मुझे फॉलो करने और दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस लेने में कोई दिलचस्पी है? ये कहते हुए रक्षित मदान ने अपने होंठ लिक किए और उसके गाल जोश से लाल हो गए। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। उसकी बातें सुनकर परी ने अपने बच्चों की रक्षा करने वाली मुर्गी की तरह ट्रीट किया और रक्षित मदान पर चिल्लाते हुए ऋतिक के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने लवर मिल जाने के बाद तुम अपने भाई के बारे में पूरी तरह भूल गई हो। रक्षित मदान ने असहाय होकर अपने हाथ लहराए, लेकिन अगले ही पल परी के एक्सप्रेशन बेरहम हो गए और वो आगे बढ़ने लगी। एक वैक्यूम विस्फोट की आवाज के साथ परी अगले ही पल एक परछाई में बदल गई। यहाँ तक कि ऋतिक भी उसकी स्पीड देखकर दंग रह गया था। उसकी प्रेजेंट स्पीड इतनी तेज थी कि ऋतिक को लगा कि यह अकल्पनीय था। क्या आइस लोड्स फायर की एनर्जी को ओवरसर्व करने के बाद परी की पावर में बढ़त हो गई है? ऋतिक ने परी की स्पीड को देखते हुए मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही परी अपनी पतली स्वॉर्ड से रक्षित मदान पर वार करने ही वाली थी, रक्षित मदान ने तुरंत एक छोटा ब्लेड चलाया जिसका इस्तेमाल अनगिनत वॉरियरों का नरसंहार करने के लिए किया गया था और उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया, जिससे एक तेज और मधुर आवाज गूंज गई। तुम्हारा स्वभाव जरा भी नहीं बदला है। रक्षित मदान ने अपना सिर हिलाया और परी से कहा। परी ने फिर से वार करने से पहले एक गहरी सांस ली और अपनी स्वॉर्ड कपास से रक्षित मदान की ओर घुमा दिया। पिंग पिंग पिंग। लेकिन रक्षित मदान बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसके हमलों को रोकने में सक्षम था। परी की तेज स्वॉर्ड इसके उसके सामने बेकार थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अब और खेल नहीं खेलने वाला। रक्षित मदान के खंजर ने एक काली रोशनी निकली जो एक पावरफुल पावर एनर्जी द्वारा कंबाइन थी। परी को भी उस पावरफुल एनर्जी का एहसास हो गया था और वो कुछ कदम पीछे हट गई। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि पिताजी तुम्हें वापस बुला रहे हैं। अब बात खत्म करने का समय आ गया है। अगले ही बोल रक्षित मदान की आंखें गंभीर हो गई और उसने परी से बात करते हुए ऋतिक की ओर देखा। उसकी बातें सुनकर परी का चेहरा थोड़ा सुस्त हो गया। उसके हाव भाव भी थोड़े बदल गए थे। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, परी ने उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहा। मुझे भी तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है और मैं यहाँ केवल तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ। रक्षित मदान ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने यहाँ के सभी वॉरियर्स को जान से मार डाला है, इसलिए तुम लोगों के लिए यहाँ से जाना आसान होगा। ओके, अलविदा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वो दंग रह गया। रक्षित मदान की ताकत वास्तव में भयानक थी और वो ऋतिक को इसका एहसास हुए बिना ही गायब हो गया था। वो डार्क वर्ल्ड से है और हम आम इंसानों जैसा नहीं है। परी ने सामने की ओर देखा और ऋतिक से कहा, डार्क वर्ल्ड। ऋतिक ने इस जगह के बारे में सुना था और वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। क्या ये डार्क वर्ल्ड सचमुच इतनी डरावनी थी? परी ने सिर हिलाया और ऋतिक से, डार्क वर्ल्ड क्विटेड एरियाज में से एक है जहाँ की सुविधाएं पिछड़ी और टूटी हुई हैं और वहाँ पर इवोल्व मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज और कुछ लोग रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई नियम नहीं है और किसी को भी किसी भी समय मारा जा सकता है। इतना कहकर परी ने एक गहरी सांस की और आगे कहा, और वो उनमें से एक है जो वहाँ पर रहते हैं। तो क्या वो तुम्हारे भाई नहीं है? परी की बात सुनकर ऋतिक ने हल्की झिझक के साथ सवाल किया। जब वे 5 साल के थे तो मेरे परिवार ने उन्हें अकेले रहने के लिए वहाँ पर भेज दिया था। परी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। केवल 5 साल। जब ऋतिक ने परी की बातें सुनी तो वो शॉक्ड रह गया। 5 साल की उम्र में ऐसी जगह जाना मौत की तलाश करने जैसा था। जब वो 5 साल के थे तब उन्होंने एक मिडिल वॉरियर को जान से मार डाला था। परी ने ऋतिक की ओर देखा और कहा, अहम। परी की बात सुनकर ऋतिक इस समय थोड़ा शर्मिंदा था। परी साफ साफ ऋतिक के साथ पहली मुठभेड़ के बारे में बात कर रही थी। उस समय ऋतिक अभी भी एक बिगिनर वॉरियर था। इसका मतलब ये था कि अगर 5 साल का रक्षित मदान ऋतिक से मिलता तो वो ऋतिक को मार सकता था।
मैं वास्तव में ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा परिवार कैसा है। ऋतिक आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने परी से सवाल किया। परी के पास इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत थी और रक्षित मदान की ताकत तो और भी ज्यादा भयानक थी। अगर उसका अनुमान सही था तो रक्षित मदान के पास रैंक 8 के वॉरियर की ताकत होनी चाहिए। यहाँ तक कि 8वीं रैंक के वॉरियर के बारे में सोचना भी डरावना था। परी का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा और सीधे सामने की ओर चल दी। ऋतिक ने परी के एक्सप्रेशन में बदलाव को महसूस किया और एक जानता था कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए ऋतिक ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम आइस लोड्स फायर को तलाशने के लिए यहाँ पर आई थी? ऋतिक ने परी से सवाल किया। नहीं, परी ने चलते हुए ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में इस समाज एक ठंडी झलक थी। मैं यहाँ किसी को मौत के घाट उतारने आई थी। परी की एक गहरी सांस लेते हुए कहा। किसी को मारने के लिए? पर किसे? ऋतिक ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए परी से कहा। एक दुश्मन। परी ने अपने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जिसके बाद वो फिर ऐसे चुप हो गई। वो ऐसी इंसान नहीं थी जिसे बात करना पसंद हो। अगर ऋतिक नहीं होता तो वो इतना कुछ नहीं बोलती। आसमान में अंधेरा छा गया था और वे दोनों पहाड़ से नीचे की ओर चलते रहे। जल्द ही वे दोनों माउंटेन की तलहटी में पहुंच गए। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही वे इस माउंटेन की तलहटी में पहुंचे, ऋतिक ने परी से कहा। उसकी बात पर परी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ऋतिक सामने की ओर चला और पाया कि इस तरफ पहले से ही बहुत सारी नुकीली चट्टानें मौजूद थीं और जो यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट नीचे गिरा था वो अभी भी यही था। नुकीली चट्टानें उसके शरीर में घुस गई थीं। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो काफी कठोर लग रहा था और उस यूनिकॉर्न बीस्ट के शरीर पर कई सारे काले सब्सटेंस मौजूद थे। इसके शरीर का एक हिस्सा सफेद कंकाल में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा इन चीजों को खाने से हुआ था। क्या ये सब उन स्कवेंजर कौवों को काम तो नहीं है जिनका मुझसे पहले सामना हुआ था? इस समय जैसे ही ऋतिक वहां से गुजरा, स्कवेंजर कौवे उस बीस्ट के शरीर को तब तक चोंच मार चुके थे जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया था। इस यूनिकॉर्न बीस्ट का शरीर कुछ ही पल में पूरी तरह से खत्म हो गया था। जैसे ही ऋतिक उसके पास गया, स्कवेंजर कौवे थोड़े डरने लग गए थे और वे अपने पंख फड़फड़ा कर वहां से उड़ गए। ऋतिक ने यह नजारा देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपने दाहिने हाथ में जो डाकेज भाला पकड़ रखा था, उसने सीधा शॉट आउट कर दिया। स्विश! अगले ही पल हवा में एक आवाज गूंजी और जो स्कवेंजर कौवे उड़ गए थे, वे सभी ऋतिक द्वारा काट दिए गए थे। बाकी स्कवेंजर कौवों को भी ऋतिक के आतंक का एहसास हुआ और उन्होंने ऋतिक पर हमला करना भी जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे सीधे दूसरी ओर उड़ गए। ऋतिक ने अपने होंठ मोड़े। हालांकि उसे इन स्कवेंजर कौवों को मारने में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला था, फिर भी आखिरकार वे एक्सपीरियंस पॉइंट थे। उसने अपना सिर हिलाया और यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट की लाश को देखा। वो पूरी तरह से हड्डियों में तब्दील हो चुका था। किस्मत से उसके शरीर का सबसे तेज हिस्सा यानी उसका सींग अभी भी यहीं पर था। ऋतिक ने अपने डाकेज भाले को जमीन में गाड़ दिया और अपने हाथ यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के सींग की ओर बढ़ा दिए। उसने अपने पैर से सफेद हड्डियों पर कदम रखा, फिर एक हिंसक फोर्स के साथ उसने तेज और विशाल सींग को सीधे उसके शरीर से खींच लिया। अब ध्यान से देखने पर इस यूनिकॉर्न का सींग काले जैड जैसा था और इसकी सतह बहुत चिकनी थी और इसकी नोक बहुत नुकीली लग रही थी। ऋतिक ने उस चीज को अपने बैग में रख लिया। उसका बैकपैक एक पल में भर गया था और उसका आधा हिस्सा भी बाहर आ गया था। गू गू गू! रोली, जो कि ऋतिक के बैकपैक के अंदर मौजूद था, अपने आप कुचले जाने पर एक जोर की आवाज निकालने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर ऋतिक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? परी अभी भी वहीं पर खड़ी थी जहां वो अभी थी और उसने ऋतिक को आते हुए देखा और कहा, चलो चलें। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और वे उस एरिया में पहुंचने से पहले कुछ दूरी तक चलते रहे जहां वॉरियर्स की कई लाशें मौजूद थीं। मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पर मिली थी। सभी वॉरियर्स की लाशें स्कवेंजर कौवों ने खा ली थीं।
हर जगह कंकाल थे और चांदनी के नीचे वे भयानक लग रहे थे। ये लोग मुझे मारना चाहते थे। परी ने इधर उधर देखा और ऋतिक से आगे कहा, तो मैंने उन सभी को जान से मार डाला। जिस इंसान को तुमने कहा था कि तुम उससे बदला लेना चाहते हो, क्या उसे भी तुमने मार डाला? ऋतिक ने इस बारे में सोचा और उससे सवाल किया। परी ने अभी कहा कि उसका यहाँ आने का मेन रीजन आइस लोड्स फायर की हासिल करना नहीं, बल्कि बदला लेना था। नहीं, मैं यहाँ लगभग उसके द्वारा मारी ही गई थी, इसलिए ये स्वॉर्ड यहीं पर ही रह गई। परी ने नमे अपना सिर हिलाया और ऋतिक से कहा। बोलते बोलते परी की आंखों में बेरहमी झलक रही थी। वो, चलो आज रात यहीं आराम करे, वो शायद कल यहाँ आएगा। ऐसा लग रहा था कि परी को पता था कि ऋतिक क्या कहना चाहता था और वो ऋतिक के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 199। ऋतिक और परी उस रात नदी के बगल में मौजूद एक एरिया के पास रुके थे। वो एरिया ऋतिक को थोड़ा सेफ लग रहा था और इसलिए वो यहाँ पर रात गुजारने के लिए सेफ महसूस कर रहा था। ऋतिक अभी भी परी के दुश्मन के बारे में जानने के लिए थोड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा था। ये सोचते समय ऋतिक पहले से ही नदी के बीच में खड़ा था और उसने अपना डार्क एज भाला पकड़ा और पानी में घोंप दिया, जिससे एक मछली निकली जो काफी बड़ी थी। इस मछली का आकार उसकी पिछली दुनिया के जैसा ही था, लेकिन ये बहुत बड़ी थी। यह एक बार पहले भी हो चुका था जब उसने परी के साथ होने पर फिश हंटिंग की थी। जब वो परी से पहली दफा मिला था तब भी उसने इसी तरह मछलियों का शिकार किया था। एक मछली को पकड़ने के बाद ऋतिक ने उस मछली को सीधे किनारे पर फेंक दिया। किनारे पर परी ने पहले ही आग जला दी थी, जो भयंकर रूप से जल रही थी, जिससे उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। ऋतिक ने परी की ओर देखा जो आग के पास बैठी थी। इस समय परी अपने गहरे विचारों में डूबी लग रही थी और वो एक्साइटमेंट के साथ आग को देख रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने सामने जल रही आग पर था। इस समय ऋतिक को थोड़ी मस्ती करने का आइडिया आया। अपने दाहिने हाथ को हिलाकर उसने नदी का कुछ पानी सीधे परी की ओर उछाल दिया। जब नदी का पानी परी के चेहरे पर गिरा तो वह तुरंत होश में आ गई। उसने अपनी नजरें ऋतिक की ओर की जो उसे ही देखकर स्माइल कर रहा था। तुम किस बारे में सोच रही हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उससे सवाल किया। कुछ नहीं, वैसे तुम यहाँ काफी मजे कर रहे हो, परी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ ऋतिक की ओर देखने लगी। परी की बात सुनकर और उसकी स्माइल को देखकर ऋतिक को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। परी शायद ही कभी मुस्कुराती थी और जब वो इस तरह मुस्कुराती थी तो ऋतिक को लगता था कि कुछ गड़बड़ थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि गड़बड़ होने वाली थी, इस समय परी तेजी से आगे बढ़ी और सीधे नदी के तट पर दिखाई देने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और नदी के पानी की एक धारा ऋतिक की ओर उछाल दी। हुश! वो पानी की धारा सीधे ऋतिक के शरीर पर जा लगी। ऋतिक का पूरा शरीर इस समय नदी के पानी में भीगा हुआ था। वो किसी डूबे हुए चूहे की तरह लग रहा था। ऋतिक एक पल के लिए सरप्राइज रह गया, फिर उसने डार्क एज भाला को किनारे पर फेंक दिया और अचानक से एक फोर्स के साथ उसने दोनों हाथों से नदी के पानी को धक्का दिया और परी की ओर उछाल दिया। नदी के पानी के टकराने के बाद परी, जिसके पास बचने का समय नहीं था, उस पर पानी के छींटे पड़ गए, जिससे उसका पूरा शरीर गीला हो गया, यहाँ तक कि उसके लंबे बाल भी उसकी स्किन से चिपक गए। हा 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 हा! परी, जो आमतौर पर बेरहम नजर आती थी, वो आज थोड़ी अलग नजर आ रही थी। ये पहली बार था कि ऋतिक ने उसे इस तरह देखा था और वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऋतिक अभी हंस ही रहा था कि परी पहले ही नदी में आ चुकी थी। उसने अपने हाथ लहराए और अगले ही पल सोर्स पावर के फोर्स के साथ एक बड़ी लहर ऋतिक की ओर जाने लगी। ऋतिक, जो अभी भी हंस रहा था, लहर के टकराने से सारा पानी और मुंह में चला गया और संयोग से एक छोटी मछली ऋतिक के मुंह में फंस गई।
ऋतिक ने अपनी आंखें बड़ी कर परी की ओर देखा और जल्दी से अपने मुंह में रखी मछली उगल दी। फिर उसने परी की ओर पानी फेंकना जारी रखा। दोनों लोग इस समय बच्चों की तरह मौज मस्ती कर रहे थे। बस इतना काफी है। ऋतिक नदी के पानी में बैठ गया और हौंफने लगा। परी नदी में खड़ी होकर ऋतिक की हालत को देखकर हंस रही थी। वही परी की स्माइल देखकर ऋतिक दंग रह गया। परी, जो पहले से ही देखने में बहुत सुंदर थी, अपनी हंसी से और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। ये कहने की भी जरूरत नहीं थी कि वो बेहद सुंदर और क्यूट थी। लेकिन ऋतिक ने देखा कि परी का अब पूरा शरीर गीला हो गया था और उसके कपड़े अब उसके शरीर से चिपक रहे थे। इसमें उसका शानदार फिगर साफ साफ नजर आ रहा था। ऋतिक ने इस नज़ारे को देखा और महसूस किया कि उसकी नाक थोड़ी गर्म लग रही थी। इस समय परी ने ऋतिक को उसके शरीर को घूरते हुए देखा और वो थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो देखा कि उसके सफेद कपड़े पानी के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे और ये थोड़ा पारदर्शी लग रहा था। परी ने तुरंत अपना दाहिना हाथ लहराया और नदी के पानी में एक ऊंची दीवार बन गई, जिसे उसने ऋतिक की ओर धकेल दिया। ओह शिट! जब ऋतिक ने यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, पानी सीधे उसके शरीर पर जा लगा। हालांकि पानी ने ऋतिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी जब नदी का पानी उसके मुंह में गया तो उसका स्वाद थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने तुरंत नदी का पानी उगल दिया। जब उसने आगे देखा तो परी नदी में गायब हो गई थी। परी पहले से ही किनारे पर थी, अपने उसी बेरहमी भरे लुक में, और इस समय उसके शरीर पर कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए थे, जिससे ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। क्या हुआ? मजा आया। ऋतिक इस समय नदी से ऊपर चला गया और अपनी सोर्स पावर को एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही देर में उसके कपड़े धीरे धीरे सूखने लगे। बचकानी हरकत। परी ने ऋतिक की ओर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुझे बचकाना कहा, ऋतिक ने अपना मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा। फिर उसने अभी अभी मारी गई मछली को साफ किया, फिर एक छड़ी ली और उसे भूनना शुरू कर दिया। रात तेजी से बीत गई और जल्द ही अगला दिन भी आ गया। सुबह के समय ऋतिक ने अपनी आंखें खोली और पाया कि परी पहले से ही जाग रही थी। इस समय वो हाथ में लंबी स्वॉर्ड लहरा रही थी। हवा में ब्लेड के कटने की आवाजें आ रही थीं। परी की स्वॉर्ड बाजी क्रूर लग रही थी, लेकिन साथ ही उसने बहुत ही शालीनता से स्वॉर्ड चलाई थी। उसे इस तरह लंबी स्वॉर्ड घुमाते हुए देखना एक तरह का आनंद था। मछली तैयार है। ये देखकर कि ऋतिक जाग गया था, परी ने जोर से कहा। परी की बात सुनकर ऋतिक ने सामने की ओर देखा और पाया कि आग अभी बुझी हुई थी और वो अभी भी गर्म थी। वहाँ पर एक लकड़ी की स्टिक थी जिसमें भुनी हुई मछली मौजूद थी। परी ने थोड़ी देर पहले मछलियों का शिकार किया था और उन्हें बारबेक्यू कर लिया था। इस समय ऋतिक को काफी जोरों से भूख लग रही थी और वो सीधे उस स्टिक को उठाकर मछली खाने लगा। हालांकि ग्रिल्ड मछली में कोई तेल या नमक नहीं था, लेकिन फिर भी ऋतिक को ये बहुत टेस्टी लग रही थी। जब ऋतिक ने भुनी हुई मछली खा ली और अपना पेट भर लिया, तो उसे अचानक अपने बगल से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो क्या है? आवाज सुनते ही ऋतिक के हाव भाव अचानक से बदल गए और फिर वो खड़े होकर दूसरी तरफ देखने लगा। ऋतिक ने पाया कि आगे कुछ वॉरियर्स उनकी ओर ही आ रहे थे। उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, जिससे ऋतिक थोड़ा परेशान हो रहा था। परी ने भी इस पर ध्यान दिया और इस समय वो ठिठक गई और ऋतिक की निगाहों का पीछा करने लगी। थोड़ी ही देर में कुछ वॉरियर उनके सामने आ गए। उन वॉरियर्स ने कॉम्बैट सूट पहना हुआ था और उनके पास पावरफुल हथियार भी मौजूद थे। जब ऋतिक ने अपनी सुपर आई स्किल को कास्ट किया तो पाया कि उन वॉरियर्स की पावर रैंक 6 और रैंक 7 पर थी। क्या ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं? ऋतिक ने परी की ओर देखा और सवाल किया। नहीं, ये लोग काफी कमजोर हैं।
परी ने न में अपना सिर हिलाए हुए जवाब दिया। लड़के, क्या तुम भी आइस लोड्स फायर की तलाश में हो? एक वॉरियर ने ऋतिक की ओर देखा और चेहरे पर बेरहमी के साथ सवाल किया। उसकी बात सुनकर ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने भी बेरहमी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के सामने घमंड करना मौत को दावत देने जैसा भी हो सकता है? जब एक वॉरियर ने ऋतिक का घमंड से भरा जवाब सुना, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा। बाकी वॉरियर्स की निगाहें भी ऋतिक की ओर आ गई और उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। उनकी आंखें मर्डर के इरादे से भरी हुई थीं। अगर तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतना फालतू टाइम है तो तुम लोग जा सकते हो। ऋतिक ने अपना हाथ हिलाया और उस वॉरियर से कहा। जब उन वॉरियर्स ने ऋतिक की बात सुनी तो वे सब गुस्से से आग बबूला हो गए। इस समय एक वॉरियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और वो तुरंत ऋतिक की ओर जाने लगा। अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उसने सीधे ऋतिक पर वार कर दिया, जैसे वो ऋतिक के शरीर को बीच में से आधा काट देना चाहता हो। पिंग, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर देगा। उस वॉरियर के चेहरे का रंग अचानक बदल गया, फिर अगले ही पल उसने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लेकर फिर से ऋतिक की ओर वार कर दिया। डांग, ठीक उसी समय ऋतिक की तरफ से एक लंबी स्वॉर्ड आई जो सीधे उस कुल्हाड़ी पर जा लगी। कुल्हाड़ी पर स्वॉर्ड लगते ही एक तेज आवाज गूंज गई। पावरफुल फोर्स के कारण उस वॉरियर ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से अपनी पकड़ खो दी और वो जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उस आदमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ऊपर देखते हुए उसने परी को ऋतिक के बगल में खड़ा पाया। परी ने अपने हाथ में एक लंबी स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। उसने उन वॉरियर्स को अपनी बेरहम नजरों से देखा और अपनी बेरहम आवाज में कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो रुको। जिस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी मौजूद थी, उसने परी की बातें सुनी और हालांकि वो काफी घमंडी था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि इस लड़की के आसपास की ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया था। तुम लोग आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। परी की बात सुनकर पीछे मौजूद वॉरियर्स गुस्से में दहाड़ने लगे और ऋतिक की ओर बढ़ने लगे। वो सीधे ऋतिक और परी दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। परी ने उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन वो अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं हुई। लेकिन अगले ही पल परी को कुछ एहसास हुआ और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। क्या हुआ? ऋतिक, जो परी के बगल में खड़ा था, जब उसने परी ने बदलते हाव भावों को देखा तो उसने कंफ्यूजन के साथ उससे सवाल किया। वो यहीं पर हैं? परी के चेहरे पर इस समय थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी और उसने अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए ऋतिक से कहा, वो यहाँ है। कौन? ऋतिक थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक से हवा का झोंका महसूस हुआ। वे वॉरियर्स जो ऋतिक और परी को मारने के लिए उन पर हमला करना चाहते थे, वो भी अचानक से आए इस हवा के झोंके से दंग रह गए। वे लोग तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? एक आदमी ने पीछे मुड़कर उस आकृति को देखा और चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ सवाल की। लेकिन उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसकी गर्दन पर एक कट नजर आने लगा। तुम? उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गईं और अगले ही पल उसका सिर सीधे जमीन पर गिर गया और सारा खून जमीन पर बिखर गया। जब बाकी वॉरियर्स ने इस खूनी नज़ारे को देखा तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उनके शरीर डर से कांपने लग गए। ये वास्तव में काफी ज्यादा भयानक था। वो आदमी जो कुछ देर पहले जिंदा था और अपने पैर हिला रहा था, उसकी अगले ही पल मौत हो गई थी। ऋतिक भी इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत करोगी। तभी दूसरी ओर से एक आवाज आई जो थोड़ी भयानक लग रही थी। ऋतिक ने आगे की ओर देखा और जल्द ही उसे एक लंबी आकृति नजर आई। यह एक लड़की थी, एक लड़की जो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी।
उसके हाथ में मौजूद हथियार भी काफी अजीब थे, जो किसी डबल रिंग की तरह नजर आ रहे थे। तुम कौन हो? उन वॉरियर्स ने उस लड़की की ओर देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। हालांकि वे अभी भी कांप रहे थे, फिर भी वे उस लड़की को घूरते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगे। तुम्हारी मौत। उस लड़की ने उस आदमी की ओर देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, भाड़ में जाओ। वो आदमी रैंक 7 का वॉरियर था और उस लड़की की बातें सुनकर उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। उसने अपने हाथ में सेवक कसकर पकड़ ली और सीधे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। स्विश। वो आदमी काफी फास्ट था और वो सीधे उस लड़की के सामने पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथों में सेवक पकड़ रखी थी और अगले ही पल उसने उस लड़की के शरीर पर वार कर दिया। उस वॉरियर को अपने ऊपर हमला करता देखकर उस लड़की ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें उसने रिंग पकड़ रखी थी, और अगले ही पल वो रिंग उस आदमी की सेवा से टकराई, जिससे एक धीमी आवाज गूंज गई। पिंग। अगले ही पल उस आदमी की सेवा जैसे ही उस रिंग से टकराई उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? उस आदमी की आंखें सदमे से भरी थीं और वो इस समय पूरी तरह से अविश्वास में था। स्विश। तभी उस आदमी ने देखा कि उसके सामने एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। इससे पहले कि वो स्फीयर का यूज कर पाता, उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गईं और अगले ही पल उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 200। क्या तुम लोग अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? उस लड़की ने अपने होंठों को लिक करते हुए उन वॉरियर्स से कहा। उसकी आवाज में इस समय एक बेरहमी झलक रही थी। जब उन वॉरियर्स ने उस लड़की की बातें सुनी तो उनके शरीर कांप उठे। उन्हें अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। भयानक, वो सचमुच भयानक थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका लीडर, एक रैंक 7 का वॉरियर, स्फीयर को एक्टिवेट करने से पहले ही इस तरह मारा जाएगा। इस थोड़े से समय में उन्होंने अपने 2 वॉरियर्स को खो दिया था। उस लड़की की भयानक पावर ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक वॉरियर्स का पैर कांप रहा था और अगले ही पल वो घूमकर दूसरी ओर भागने लगा। उस आदमी के भागते ही बाकी लोग वहां से 9-2-11 हो गए। इन लोगों में लड़ने की कोई भावना नहीं बची थी। उस लड़की की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। क्या तुम नहीं जा रहे हो? इस समय उस लड़की ने ऋतिक की ओर देखा और उससे सवाल किया। नहीं, ऋतिक ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन अंदर से ऋतिक अभी भी सदमे में था। उसकी सुपर आई स्किल एक्टिवेट हो गई थी और उसे पता चला था कि इस लड़की की ताकत रैंक 7 के वॉरियर के लेवल पर थी, जो वहां पर मौजूद उन वॉरियर्स की रैंक के समान थी। लेकिन फिर भी उनकी ताकत में अंतर इतना बड़ा क्यों था? ओह, तो तुम उन लोगों की टीम में नहीं हो? उस लड़की ने आंखों में एक अजीब सी झलक के साथ अपने होंठों को लिक करते हुए ऋतिक से कहा। क्या ये लड़की वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? ऋतिक ने अपने बगल में मौजूद परी को देखा और सवाल किया। हाँ, परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर उसने सामने मौजूद उस लड़की की ओर देखा और कहा, लारा, चलो आज यहीं पर अपने मतभेद सेटल कर लेते हैं। वो लड़की जिसका नाम लारा था, उसने हंसते हुए परी से कहा, तुम मुझसे सेटल करना चाहती हो? वो भी अपनी इस प्रेजेंट ताकत के साथ। मुझे अभी भी याद है कि कैसे कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें यहाँ बुरी तरह हराया था और तुमने अपनी स्वॉर्ड भी यहीं पर गिरा दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत करोगी। लारा की बात सुनकर परी से उसे कोई जवाब दिया। इसके बजाय वो कदम दर कदम उसके करीब जाने लगी। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मरो। परी की इन हरकतों को देखकर लारा गुस्सा हो गई और अचानक से वो परी की ओर आने लगी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। इस समय वो आगे बढ़ी और उसने पाया कि परी भी सीधे उसकी ओर ही आ रही थी।
इससे लारा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे चैलेंज दिया जा रहा हो और उसके एक्सप्रेशन भयानक हो गए। अपने हाथ में रिंग्स को लहराते हुए उसने परी पर उन रिंग्स से हमला कर दिया। वे दोनों रिंग्स तेज स्पीड से पागलों की तरह घूम रही थी। डांग। परी ने यह नजारा देखा और उसकी लंबी स्वॉर्ड एक हिंसक लहर के साथ वो घूमते हुए उन रिंग्स से जाकर टकरा गई। लेकिन परी के हमले से न केवल रिंग हिली, बल्कि परी को एक जोरदार झटका भी लगा जिसके कारण उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से अचानक से एक रिंग उसकी ओर आने लगी और डांग। लेकिन ठीक उसी समय ऋतिक ने आगे बढ़कर अपने भाले से उन रिंग को ब्लॉक कर दिया। ऋतिक का हिट भी परी की तरह ही था। उस रिंग से भाले के टकराते ही ऋतिक को एक पावरफुल फोर्स महसूस हुआ और वो कुछ कदम पीछे हट गया। स्विश स्विश। वे दोनों रिंग्स परी के पीछे मौजूद पेड़ों से जाकर टकरा गई और एक स्फेरिकल इलेक्ट्रिक आरी की तरह जो बेतहाशा घूमती रहती थी, उन्होंने तुरंत पीछे के विशाल पेड़ों की सभी शाखाओं को आधा काट डाला। बूम बूम। काली शाखाओं वाले विशाल पेड़ों की कतार एक तेज आवाज करते हुए नीचे गिर गए। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें सदमे से भर गई। ऋतिक को पता था कि इन पेड़ों की छाल बहुत सख्त होती थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कठोर पेड़ इतनी आसानी से काट दिए जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो। जल्द ही वे दोनों रिंग्स जो हवा में पागलपन के साथ घूम रही थी, सीधे लारा के हाथों में आ गई और उसने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने हाथ में रिंग्स पकड़ने के बाद लारा ने परी की ओर देखा, फिर ऋतिक की ओर और एक अजीब सी हंसी निकाली। ऋतिक ने अपने दोनों हाथों से डार्क एज भाले को कसकर पकड़ रखा था और उसने लारा को देखा और उसका शरीर डिप्रेस हो गया। उसे लगा कि यह लड़की आम वॉरियर्स से अलग थी और उसके चारों ओर एक खतरनाक माहौल था। ये वैसा ही था जैसा उसने रक्षित मदान के प्रति महसूस किया था, लेकिन ये साफ था कि रक्षित मदान इस लड़की से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तुम जाओ यहाँ से। परी ने अपने दाहिने हाथ में लंबी स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली और फिर उसने ऋतिक से कहा, बिल्कुल नहीं। ऋतिक ने नमे अपना सिर हिलाया और परी से कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों को यहीं मरना होगा। लारा ने अपनी भयानक स्माइल के साथ उन दोनों से कहा, जिसके बाद वो उन दोनों की ओर आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने के साथ ही उसने अपने हाथ जोर से लहराए और उसके हाथ में मौजूद दोनों रिंग्स तेज स्पीड से हवा में गोल गोल घूमने लगी और ऋतिक और परी की ओर बढ़ने लगी। एज ऑफ फिनिक्स। ऋतिक ने भी ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपनी फिनिक्स स्किल को कास्ट कर दिया, जिसके अगले ही पल उसके भाले की नोक से एक फायर फिनिक्स बाहर निकला जो उड़ते हुए लारा की ओर बढ़ने लगा। उस फिनिक्स को फ्लेम गर्म थी और आग के कारण आसपास की हवा काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। लारा ने इस समय पहले ही एक छोटा खंजर बाहर निकाल लिया था और उसने ऋतिक द्वारा छोड़े गए फायर फिनिक्स को देखा जो उसकी ओर ही बढ़ रहा था। यह नजारा देखकर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी आंखों में सरप्राइज का भाव झलकने लगा। लेकिन फिर उसने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और उन आग की लपटों के हमले से आसानी से बच गई। इसके अलावा उसने जो रिंग्स कास्ट की थी वो आग की लपटों से प्रभावित नहीं हुई थी और सीधे ऋतिक की ओर बढ़ रही थी। डांग। ऋतिक ने अपने हाथ में मौजूद डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया, फिर उस रिंग पर हमला किया जो उसकी ओर आ रही थी और एक तेज आवाज गूंज गई। लेकिन इस बार ऋतिक उन रिंग्स के पावरफुल फोर्स से इफेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसका भाला सीधे उन रिंग्स से जाकर टकरा गया। ओवरलोड स्पीयर आर्ट, जिसे ऋतिक ने पहले ही सीख लिया था, अपनी पावर और डोमिनेंस के लिए जाना जाता था। जब ऋतिक ने अपने पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया तो उसकी फिजिकल पावर उसके चरम पर पहुंच गई थी। स्विश। इस बीच लारा ने ऋतिक को नजरअंदाज कर दिया और परी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन जब वो परी की मदद करने के लिए उसकी ओर जाने ही वाला था कि तभी वो रिंग्स बॉस से उसकी ओर आने लगी। ओह शिट।
ऋतिक, जो तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, उसे इस समय पीछे हटना पड़ा। वो रिंग्ज़र काफी फास्ट थी और अगर वो इसी तरह तेजी से घूमती रही तो शायद ऋतिक का शरीर भी उन पेड़ों की तरह आधा कट जाता। डंग। दूसरी तरफ लारा ने अपने हाथ में खंजर पकड़ लिया और परी के शरीर की ओर वार कर दिया। वो खंजर सीधे जाकर परी की स्वॉर्ड से टकराया और एक तेज आवाज गूंज गई। हालांकि परी ने लारा के हमले को रोक दिया था, लेकिन अगले ही पल लारा के बाएं हाथ में एक और खंजर आ गया और उसने सीधे परी के सिर पर वार कर दिया। परी की आंखों की आईब्रोज सिकुड़ गई और उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और वो खंजर उसके सिर के पार चला गया। वो खंजर परी के सिर को भेदने के बेहद करीब था। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर्स काफी हद तक कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी पावर्स को रिकवर करना इम्पॉसिबल है। लारा ने परी की ओर खंजर लहराते हुए चेहरे पर स्माइल के साथ कहा। स्विश स्विश स्विश। अगले ही पल खंजर लगातार हवा में घूमता रहा, जिसमें परी की बालों की कुछ लटों को काट दिया। परी की सिचुएशन वास्तव में थोड़ी खतरनाक थी। उसके कहने का क्या मतलब था? ऋतिक ने दूर से लारा की बातें सुनी और वो काफी सरप्राइज रह गए, क्योंकि लारा ने जो कहा उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि परी की ताकत कमजोर हो गई थी। लेकिन उसे साफ साफ याद था कि परी की पावर पहले से ही रैंक 5 के लेवल के आसपास थी और अब वो रैंक 6 के लेवल तक पहुंच चुकी थी। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि परी पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अब किसी कारण उसकी पावर्स कमजोर हो गई हैं? लेकिन ऋतिक को इस बारे में सोचने में अब काफी देर हो चुकी थी। उसने अपने सामने उन रिंग्ज़र को देखा जो हवा में तेज स्पीड से घूम रही थी और एक बार फिर ऋतिक की ओर बढ़ रही थी। ऋतिक को अब थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा था। ये रिंग्ज़र वास्तव में काफी भयानक थी। पता नहीं ऐसी कौसनी पावर थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी और वे रिंग्ज़र हर बार अपने आप ही ऋतिक की ओर आ जाती थी। डंग। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और अपने दोनों हाथों से डार्क एज भाले को कसकर पकड़कर उसे जोर से पटक दिया और उन रिंग को फिर से ब्लॉक कर दिया। एज ऑफ फिनिक्स। उन रिंग्ज़र को ब्लॉक करने के बाद ऋतिक ने अपने डार्क एज भाले को एक बार फिर लहराया और कई सारे फायर फिनिक्स को लारा की ओर कास्ट कर दिया। लेकिन ऐसा लगा जैसे लारा की पता हो कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा था। जब फिनिक्स उस पर हमला करने वाले थे तो वो साइड हो गई और उसने उन्हें डॉज कर दिया। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक सभी फायर फिनिक्स जमीन पर गिर गए और एक के बाद एक धीमी आवाज निकालते रहे। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, लड़के। हालांकि लारा के फुर्तीले शरीर ने लगातार उन फायर फिनिक्स को चकमा दे दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाल थोड़े जल गए थे। इससे लारा का चेहरा थोड़ा बेरहम हो गया था। अगले ही पल लारा अपने बगल के पेड़ पर कूद गई और जैसे ही उसने अपने पैरों पर फोर्स लगाया, वो तेजी से ऋतिक की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथों में खंजर की जोड़ी काफी पतली थी और पारदर्शी दिखाई दे रही थी। सन की रिफ्लेक्शन के नीचे वे ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। डांग डांग डांग। इससे पहले कि ऋतिक के पास रिएक्ट करने का समय होता, उसने अपने हाथों में खंजर लहराते और ऋतिक पर बेतहाशा हमला कर दिया। हालांकि ऋतिक ने उसके हमलों को रोकने के लिए अपने डार्क एज भाले को पकड़ रखा था, लेकिन ऋतिक अब पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। अगले ही पल जैसे ही लारा के दाहिने हाथ में खंजर तेजी से ऋतिक की ओर गिरा, उसका सिर सीधे उसके धड़ से अलग हो गया। जब परी ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे तुरंत कुछ याद आया और उसका डिप्रेस दिल तुरंत शांत हो गया। फिर उसने पतली स्वॉर्ड को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और इस समय स्वॉर्ड की सरफेस पर एक हल्की सी चमक झलक रही थी। वो कहाँ गया? लारा ने सोचा कि उसने ऋतिक को जान से मार डाला था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह ऋतिक नकली था। असली इंसान वहाँ पर नहीं था। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि परी ने पहले ही अपनी पतली लॉन्ग स्वॉर्ड उसकी ओर घुमा दी थी।
लॉन्ग स्वॉर्ड पर व्हाइट लाइट की बीम्स एक हाफ मून स्वॉर्ड की आभा बना रही थी, जिसने सीधे लारा के शरीर पर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ। ये देखकर लारा के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसे परी की स्वॉर्ड की आभा का डर साफ साफ महसूस हो रहा था। फिर अगले ही पल उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर से एक एक्स बनाया और उसके खंजर से एक क्रॉस के स्वॉर्ड की आभा फूट पड़ी। बूम! जब वे दोनों स्वॉर्ड्स की आभा आपस में टकराई तो आसमान को चीज देने वाली एक तेज आवाज गूंजने लगी। यहाँ तक कि जमीन भी तेजी से कांपने लगी और गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। इस बीच ऋतिक ने एक ऊंची जंप लगाए और अपने हाथ में मौजूद डार्क एज भाले को नीचे की ओर धकेल दिया, जिससे तेजी से घूम रही एक रिंग जमीन पर जा गिरी। इस समय ऋतिक की हिंसक पावर के साथ वो रिंग सीधे जमीन के भीतर समा गई। आखिरकार उसने उन रिंग्स से निपट लिया था। ये देखकर कि वो रिंग जो लगातार घूमती रहती थी, वो अब शांत हो गई थी और ऋतिक ने एक राहत की सांस ली। फिर इसी तरह उसने दूसरी रिंग को भी जल्द ही जमीन में दफन कर दिया था। इस समय उसने दूसरी तरफ देखा और पाया कि परी एक पावरफुल फोर्स के साथ लगातार पीछे हट रही थी। फिर उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को जमीन में घोंप दिया। पफ! लेकिन अगले ही पल उसने मुंह से ताज खून उगल दिया। लारा वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग थी और परी को अपनी छाती में थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी। उसने अपने होठों के किनारों से खून को पोंछा और वापस खड़ी हो गई। फिर उसने जमीन में धंसी हुई लंबी स्वॉर्ड को जोर से खींच लिया और उसे बाहर निकाल लिया। क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगी? लारा के हाथों में खंजर की एक जोड़ी थी और उसने परी की ओर देखा और बेरहमी के साथ कहा। परी ने लारा की बातों को नजरअंदाज कर दिया, फिर भी वो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के से घूर रही थी। उसकी आंखें इस समय जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार मैं पिछली बार की तरह तुम्हारी एफिशिएंसी को खत्म नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लारा ने अपने होंठों को लिक करते हुए चेहरे पर बेरहम स्माइल के साथ परी से कहा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।